उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक-एक करके हम आपके लिए लोकसभावार विश्लेषण लेके आ रहे हैं। आज बारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा मेरठ की। सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। गन्ना बेल्ट का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सी चीनी की मिलें हैं। आप जो चीनी खाते हैं वो मवाना शुगर के नाम से वो इसी इलाके से आती है और इसका राजनीतिक महत्व तो है ही। 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में आपको मालूम होगा और इतिहास जो आपको पढ़ाया गया उसके अलावा भी एक और इतिहास है कि उसमें माता दीन वाल्मीकि की अहम भूमिका थी और यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा हस्तिनापुर जो है जैन धर्म के मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पे श्वेतांबर मंदिर है। हस्तिनापुर का इलाका मैं भी गया था वहाँ पे काफ़ी बड़े मंदिर वहाँ बने हुए हैं। मेरठ लोकसभा में कुल मिला के 5 विधानसभाएँ आती हैं। ये हैं किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़। हालाँकि अगर हम ज़िले की बात करें तो इससे ज़्यादा विधानसभा आती है मेरठ ज़िले में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सरधना और सिवाल खास भी मेरठ ज़िले का हिस्सा है, जबकि सरधना जो है वो मुज़फ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत आती है, जबकि सिवाल खास जो है बागपत लोकसभा के अंतर्गत आती है। 2019 के चुनाव में क्या हुआ था आपको मालूम होगा, बसपा और सपा और आरएलडी गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में थे और प्रत्याशी थे हाजी याकूब साहब और हाजी याकूब कुरैशी जो थे, कांटे की टक्कर उन्होंने दी राजेंद्र अग्रवाल को, लेकिन भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल जीत गए। वो खबरें आपको पता होंगी कि बहुत कांटे का मुकाबला था, आखिरी समय में बहुत से चीज़ों के आरोप भी लगे, हालाँकि वो सब खारिज कर दिए गए और हाजी याकूब कुरैशी जो हैं वो हारे। राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के टिकट पे जीते और लोकसभा के स्पीकर भी हैं वो और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के हाजी याकूब कुरैशी को कितने वोट मिले? 5,81,455 तो ये उनका वोटों का आंकड़ा रहा, जबकि भाजपा को मिले 5,86,184 वोट। तो यानी कि आप देख रहे हैं 3-4 हज़ार अंतर का यहाँ पे जो है अंतर है। और कांग्रेस के हरेंद्र मलिक को यहाँ से मिले 34,790 वोट। तो आप देख सकते हैं कि जो सीधी फाइट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सपा, रालोद मैदान में नहीं थी, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, तो एक तरह से ये बाइपोलर हुआ चुनाव, द्विपक्षीय हुआ, जिसमें भाजपा जीत गई और बसपा के प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नहीं जीत पाए। राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के टिकट पे 2014 और 2009 में भी जीत चुके हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल जो हैं, वो मेरठ में लगातार जीतते हैं और हालाँकि 2004 की अगर हम बात करें तो बसपा के टिकट पर पहली बार मोहम्मद शाहिद अखलाक यहाँ से चुनाव जीते थे और तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे मलूक नागर। हाँ, मलूक नागर जो कि बसपा के बिजनौर के वर्तमान सांसद हैं। मलूक नागर हारे थे और शाहिद अखलाक जीते थे और बाद में मलूक नागर जो हैं वो इस समय बसपा के बिजनौर के सांसद मिले और ये बात मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि यूपी में जो है 3-4 दशक का जिस व्यक्ति का राजनैतिक करियर है, उसने लगभग सभी पार्टियों का जो है दौरा कर लिया है, वो हर पार्टी में चुनाव लड़ चुका है और वैसे भी राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज़ है नहीं भारत में। मोटे तौर पे अपवाद ज़रूर होंगे, एक्सेप्शन होंगे, लेकिन सत्ता ही एकमात्र विचारधारा है। जैसे चाहे मिले, जिस पार्टी से मिले, बस जीत मिलनी चाहिए। 2009 में बसपा के टिकट पे मलूक नागर ने चुनाव माफ़ कीजिएगा, 2009 में बसपा के टिकट पे मेरठ से चुनाव लड़ाया गया था मलूक नागर को, हालाँकि वो चुनाव 2009 में हार गए थे। मेरठ लोकसभा चुनाव में 7 बार, अगर पुराने आंकड़े देखें हम, बसपा से बनने से पहले के आंकड़े, तो 7 बार कांग्रेस पार्टी जीती है और उसके बाद 5 बार भाजपा को सफलता मिली है और 1 बार बसपा ने भी यहाँ जीत हासिल की है। तो ऐसा नहीं है कि बसपा यहाँ नहीं जीतती है, हालाँकि मेरठ बहुत महानगरीय है, अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा है मेरठ के अंदर और काफ़ी संपन्न है मेरठ जो है व्यापारियों की वजह से। मुस्लिम दलित गठबंधन ही जो है यहाँ का मेजर फैक्टर है और यही बसपा की जीत का कारण भी रहा था और पहले स्थान पे बसपा रही है और बसपा दूसरे स्थान पे भी यहाँ कई बार आई है। मेरठ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अगर हम आंकड़ों की बात करें, जातियों की और समुदायों की बात करें तो मुस्लिम करीब 6.5 लाख है। दलित जो है 3 लाख के आसपास है, जबकि ब्राह्मण, वैश्य, जाट, गुर्जर जो हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और हार-जीत भी अंतर का जो है वो यही जातियाँ हैं, क्योंकि अगर या तो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन किसी के पक्ष में गया तो गया, अगर नहीं गया तो इसके अलावा बाकी का जो काउंटर जो एक तरह कॉम्बिनेशन है, वो बीजेपी को जिताता है
और मुस्लिम, दलित, गुर्जर और जाट और बनिया जातियाँ यहाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। व्यापारी वर्ग यहाँ का बहुत मजबूत है, उनकी अभी अपनी लॉबी है, वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो ग्राउंड लेवल पे मूव करती हैं और पंजाबी, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और जाट मतों के समीकरण के कारण भाजपा यहाँ 15 साल से सत्ता में काबिज़ है, मेरठ में लगातार जीत रही है। भाजपा सरकार ने इस इलाके में बहुत से विकास कार्य भी कराए हैं, ऐसा नहीं है। अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, वो जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय लगा करता था जब राजनगर की तरफ से मुरादनगर होते हुए मेरठ जाते थे। लेकिन एक एक्सप्रेसवे बन गया जो कि सीधे ही दिल्ली से होते हुए और डासना से लेफ्ट होते हुए सीधे ही ले जाता है आपको। तो उससे बहुत आसान हुआ दिल्ली मेरठ आना-जाना। इसके अलावा वहाँ पे रैपिड रेल बन रही है, आरआरटीएस जो कि बन के लगभग तैयार है, जिसका उद्घाटन होने ही वाला है। बसपा इस बार हाजी याकूब कुरैशी को टिकट संभवतः ना दे। एक कारण तो ये है कि वो जेल में हैं और संभव है कि वो तब तक जेल में ही रहें क्योंकि लंबे फँसे हैं, कई मुकदमे हैं उनके ऊपर, संपत्ति उनकी कुर्क हो चुकी है और सील हो गए उनके प्लांट एक आधे, तो बहुत कुछ वो फँसे हुए हैं जेल में और वो छुप के घूम रहे थे पुलिस से, दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई पिता-पुत्र की और उसके बाद वो लगातार अब जो है फिलहाल जेल में हैं। मुकदमे अब लंबे चलने वाले हैं उनके ऊपर, तो एक तरह से काफ़ी फँस चुके हैं वो। अगर हम मुस्लिम प्रत्याशी की बात करें, तो बसपा हाजी अखलाक के परिवार से भी टिकट दे सकती है। किसको मिलेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बसपा चूज़ करती, तो गुर्जर प्रत्याशी भी बसपा यहाँ से लड़ा सकती है क्योंकि समीकरण इस तरह से बनते हैं कि बसपा के टिकट पे गुर्जर प्रत्याशी भी अच्छा वोट ले सकता है। हालाँकि भाजपा अपने पूर्व सांसद को ही टिकट देगी, राजेंद्र अग्रवाल उनके लिए जिताऊ कैंडिडेट हैं और रालोद और सपा और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका प्रत्याशी कौन होगा ये बहुत रोचक होगा क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रचार करेंगे। खतौली के उपचुनाव में आपने देख लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को एक बात समझनी होगी कि उनको अपना वजूद तैयार करना पड़ेगा। ये दूसरे की ज़मीन मज़बूत करके क्या उनकी अपनी पार्टी मज़बूत हो पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात शायद चंद्रशेखर आज़ाद को आज नहीं समझ में आ रही, भविष्य में ज़रूर समझ में आएगी और लेकिन अगर उनको जीत मिलती है, यानी कि उनको सीटें मिलती हैं इस गठबंधन में और वो कुछ सीटें जिता देते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत है, वो हो जाएगी वहाँ से। हालाँकि आज़ाद समाज पार्टी अब सीधे तौर पे खुल के बसपा के खिलाफ मैदान में है। कांग्रेस का जो है मध्य प्रदेश में उनकी रैली को समर्थन मिला था और कुछ नेता दिग्विजय सिंह वगैरह ट्वीट कर रहे थे, तो अब सीधे तौर पे ओबीसी महासभा है, जयस है। मतलब मुद्दा ये है कि भाजपा को हराना है तो जो कॉम्बिनेशन बने जैसे बने और बसपा ना तो किसी के साथ आती है और ना ही वो बसपा के साथ है, तो एक तरह से काउंटर बीएसपी पॉलिटिक्स जो है वो निकल के आ रही है। हालाँकि आज़ाद समाज पार्टी को अभी लंबा रास्ता तय करना है। मेरठ में प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, भाजपा की तैयारियां मजबूत हैं, योगी जी भी कई बार आ चुके हैं, विकास की योजना यहाँ पे लगातार हुई हैं, तो बीजेपी चाहती है कि किसी भी कीमत पे ये सीट किसी और के पाले में ना जाए। हालांकि एक बड़ी मांग है कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में होनी चाहिए। ये हाजी याकूब कुरैशी का चुनावी वादा भी था और अब राजेंद्र अग्रवाल इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लखनऊ जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से न्याय बहुत दूर जाके मिलता है हाई कोर्ट में। कांग्रेस भी यहाँ पे चुनाव मैदान में होती है, लेकिन आंकड़े उसके अच्छे नहीं है पिछले कुछ चुनावों में। भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो कितना उनको फ़ायदा देगी? क्या कुछ आंदोलनकारी किसान भी उनके साथ मैदान में होंगे? ये सब देखना होगा और हालाँकि आरएलडी भी जो है वो किसानों को साध रही है। जयंत चौधरी का जो सीधा कॉम्बिनेशन है उसमें किसान एक अलग कैटेगरी के रूप में वो अपने साथ उनको लेके चल रहे हैं और इस पूरे विश्लेषण पे आप बताइए मेरठ के हैं, मेरठ के आस-पास के हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। आपको क्या लगता है कि बसपा यहाँ किसको मैदान में उतार सकती है? पहले तो बहुत सारे दावेदार थे, अभी दावेदार नहीं है लेकिन जब चुनाव पास आएँगे, तो सभी पार्टियों के यहाँ दावेदार हो जाएँगे और किसके पाले में जाएगा? क्या बीजेपी की सत्ता बादशाहत यहाँ पे बनी रहेगी या फिर समीकरण कुछ ऐसे बैठेंगे कि सपा-रालोद का जो प्रत्याशी है, वही यहाँ से विजय हो जाएगा और बीएसपी जो है वो जो है अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाएगी या फिर बसपा इन सबको चकमा देते हुए एक ऐसा प्रत्याशी लेके आएगी जो भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी को भी धराशायी कर दे और बसपा यहाँ से चुनाव जीत जाए। बहुत महत्वपूर्ण और मज़ेदार चुनाव होगा, उससे पहले मेयर के चुनाव में भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होना है। सिटिंग मेयर जो है वो बीएसपी के टिकट पे जीती थी। हालाँकि वो अब सब सपा में चले गए हैं, पूरा परिवार योगेश वर्मा और जो उनकी वाइफ हैं, वो सब सपा में हैं। तो ऐसे में नए तरह से बसपा मेयर का चुनाव लड़ेगी। पूरे विश्लेषण पे आप क्या कुछ सोचते हैं? आपका क्या राय है, विचार है?
मेरी कही किसी बात से आप एग्री नहीं करते, मतांतर है, मतभिन्नता है, सब कुछ कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, विश्लेषण लगातार आपके लिए लाते डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।